ओके, लेट्स स्टार्ट विद पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है व्हाट हैपन्स टू द मेमोरीज दैट रव, कि वो मेमोरीज जो रव हो जाती है उनके साथ कैसा होता है। अब रव का मीन्स क्या था, याद करो, रव का मीन्स क्या था। रव मतलब वेंडर ऑफ, फेड अवे, गो अवे। ओके, अब ऐसे मेमोरीज का क्या होता है जो फेड अवे वाली होती है, हम उन्हें फॉरगेट कर जाते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम प्रॉपर वे में बनाएंगे। व्हाट हैपन्स हम नहीं लिखेंगे, टू हम नहीं लिखेंगे, कोई भी आंसर टू से हम स्टार्ट करते हैं तो उसके साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है, ना कि द का। तो हम इसको भी छोड़ देंगे, द से शुरू करेंगे। द मेमोरीज दैट रव, वी ऑलवेज फॉरगेट दैम, वी ऑलवेज फॉरगेट दैम बिकॉज दीज आर फेड अवे। तो हमने ओनली बताना द मेमोरीज दैट रव आर those we want to forget. Okay, next है third, how do the memories that stay with you help you। वो मेमोरी जो आपकी स्टे कर जाती है माइंड में, वो कैसे हेल्प करती है आपकी। तो हम शुरू करेंगे द मेमोरीज दैट स्टे विद अस, यू को रिप्लेस करेंगे अस से। अस, हेल्प अस हम नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्टली आंसर देंगे यहाँ पे। द मेमोरीज दैट स्टे विद अस आर ऑलवेज गिव अस गुड फीलिंग, very nice feeling. We had those memories when we received much lovely things in our life. सो इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में ज़्यादा से ज़्यादा पोएम स्टे करे, इससे रिलेटेड आंसर स्टे करे, तभी आप अपना कुछ बना के लिख पाओगे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ से मैम ने लिखा हुआ है कुछ भी आंसर, उसको ऐसे टेप के लिख दो। आपको ये समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ डू द मेमोरीज दैट स्टे विद अस हेल्प यू। आखिर जो मेमोरीज आपके माइंड में स्टे कर जाती है वो किस तरह से आपकी हेल्प करती है। वो हेल्प ऐसे करती है कि वो हमें खुश रखती है, ठीक है, और वो हमें बार बार अच्छी चीज़ों को रिमाइंड कराती है। तो दे हेल्प अस बाय रिमाइंडिंग दोज हैप्पी मोमेंट्स वी हैड। वी हैड क्यों लिखेंगे, क्योंकि पास्ट टाइम था ना। तो यहाँ पे देखो मैम ने लिखा है द मेमोरीज दैट स्टे विद अस मेक अस हैप्पी बाय रिमाइंडिंग अस ऑफ द हैप्पी टाइम्स वी हैड। तो ये सेम टू सेम कॉपी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसमें आप अपना भी तड़का लगा सकते हो कि द मेमोरीज दैट स्टे विद अस आर दोज मेमोरी व्हेन वी स्पेंड अ गुड टाइम विद अदर पर्सन्स और अदर टाइप ऑफ मेमोरीज। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ, वाई आर द कीज ऑफ सम मेमोरीज ऑलवेज शाइनिंग। अब ये बताओ वो कीज जो शाइनिंग करती है वो क्यों करती है, क्या रीज़न होता है कि कुछ जो कीज़ होते हैं वो शाइनिंग करते हैं। अभी आपको पता है कि कुछ तो रस्टी हो जाती है, वो यूज़ नहीं होती, फेड अवे हो जाती है, फॉरगेट हो जाती है, लेकिन कुछ जो है वो ऑलवेज शाइन करती है, क्यों। अब इसमें मैम का आंसर देखने की बिल्कुल कोई भी नीड नहीं है आपको। हम यहाँ पे सीधा आंसर देंगे, वाई आर को हटा देंगे हम। द कीज ऑफ सम मेमोरीज ऑलवेज शाइनिंग बिकॉज वी नेवर फॉरगेट दैम। क्योंकि मैंने बताया था ना, वो कीज़ जो बार बार यूज़ हो रही है उन पे रस्ट नहीं जमता, वो चमकती रहती है, साफ़ सुथरी रहती है, क्योंकि हम कुछ ऐसी यादों से उन चाबियों को जोड़ देते हैं जो हम कभी भुलाना नहीं चाहते। वी नेवर वॉन्ट टू फॉरगेट दैम। ओके, अब मैम ने इसमें लिखा है द कीज ऑफ सम मेमोरीज आर ऑलवेज शाइनिंग बिकॉज वी रिमेंबर देम फॉर एवर। वी रिमेंबर देम फॉर एवर, हम उन्हें हमेशा याद करते हैं। तो हम हमेशा याद करते हैं या हमें उन्हें कभी भूलना नहीं चाहते, बात तो सेम है। तो इसीलिए आपको अपने वर्ड्स, अपनी खुद की क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मेटिंग करनी चाहिए आंसर्स की। आंसर को फॉर्मेट करना सीखो बेटा। अब आप 5th क्लास में हो गए हो, देखो एज इट इज़ टेप लेना मैम को,
वो कोई बात नहीं है। इसका मतलब आप बड़े ही नहीं हुए हो, आप अभी भी 4th क्लास में ही हो। 5th क्लास का मतलब आपको आंसर फॉर्मेट करने आने चाहिए कि कैसे हमें आंसर करने हैं। अभी मैंने आपको बताया वाई आर को हम हटा देंगे, हम द की से शुरू करेंगे, क्योंकि वाई आर हमसे पूछ रहा है ऐसा क्यों हुआ। अब आंसर देते हुए क्यों हुआ का तो कोई मीन्स है ही नहीं, तो हम द की से शुरू करेंगे। उसके बाद मैम ने चाहे जो मर्जी दिया हो, हमें पता है कि वो की शाइनिंग क्यों करती है, क्योंकि हम उन्हें कभी भूलना ही नहीं चाहते। हम उस चाबी को बार बार यूज़ करते हैं, रिकॉल करते हैं उस गुड टाइम को, उस पास्ट मेमोरीज को। ओके, आप कुछ भी लिख सकते हो, आप अपनी मर्जी से जो भी लिखोगे वो मच बेटर होगा मैम को कॉपी करने से, क्योंकि इट मीन्स आपने चैप्टर को अच्छे से समझा है, आपको चैप्टर आता है, इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और आप जो लिख रहे हो वो बढ़िया है। ओके, अब नेक्स्ट है डी पार्ट, डिस्कस इन द क्लास। अब इसमें दिया हो डू यू रिमेंबर द पीपल हु हैव हेल्प्ड यू इन द पास्ट। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है वो लोग जो जिन्होंने पास्ट में तुम्हारी हेल्प की है। अब यहाँ पे हेल्प का मतलब प्रॉपर हेल्प से मत ले लेना, इसमें वो चीज़ें भी आएगी जो जिन्होंने चाहे हेल्प नहीं की है लेकिन आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया है, आपके साथ कुछ अच्छी यादें जुड़ी हुई है, तो थिंग्स, मेमोरीज, पास्ट टाइम, पास्ट पीपल, ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड हो जाएंगी। तो आपने सिर्फ आंसर देना है येस और नो में। डू यू, उन्होंने पूछा क्या तुम्हें याद है, तो आप या तो ये कहोगे येस मुझे याद है क्योंकि वो गुड थिंग्स थी तो आपको याद है, या अगर बैड थिंग्स की बात अगर आप यहाँ पे लेना चाहो तो ले सकते हो, तो आप आंसर दोगे नो में। नो, यू को रिप्लेस करेंगे फिर से आई में। मैंने बताया ना आपको, यू को, बुक वाला यू आपको बुला रहा है यू, लेकिन आपने जब आंसर देना है तो हमारे दोनों के कांटेक्ट में देना है, या तो आई बोलो या फिर वी बोलो। ठीक है, तो हम अभी सिंगल हैंडेड इसका आंसर देंगे, सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है, हम दोनों से नहीं पूछा जा रहा, सिर्फ आपसे। तो आप बताओगे यस आई रिमेंबर द पीपल हु हैव हेल्प्ड मी, यू नहीं लिखना, मी, इन द पास्ट। ओके, या फिर आप दे सकते हैं नो आई डोंट रिमेंबर द पीपल हु हैव हेल्प्ड मी इन द पास्ट। अब इसमें बिकॉज देने की कोई नीड नहीं है क्योंकि इसमें इसने वाई नहीं पूछा। अगर वो वाई पूछता तो हम देते बिकॉज शी गेव मी अ गुड मेमोरी और शी गेव मी अ बैड मेमोरी। यहाँ पे देने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसने वाई नहीं पूछा। नेक्स्ट उसने इसका सेकंड पार्ट पूछा है, हाउ डू यू फील व्हेन यू थिंक अबाउट देम। तुम कैसा फील करते हो जब तुम उसके बारे में सोचते हो, उन चीज़ों के बारे में, उन लोगों के बारे में सोचते हो, तुम कैसा फील होता है। तो हम हाउ डू को हटा देंगे, यू को आई में रिप्लेस करेंगे, आई फील सो नाइस। हम आंसर दे रहे हैं सो नाइस, आई फील सो नाइस व्हेन आई थिंक अबाउट देम। ओके, आई फील सो नाइस व्हेन आई थिंक अबाउट देम, अगर अच्छी यादें हैं तो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे अच्छी यादें नहीं, मुझे बैड यादें आ रही है उस बंदे के साथ, उस पीपल के साथ, तो आप बैड भी फील करोगे, तो आप कहोगे आई फील वेरी बैड व्हेन आई थॉट अबाउट देम। ओके, और इसके साथ फिर आपने थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिस्कस इन द क्लास का मतलब है कि आपकी, वैसे अगर क्लास लगती है आपकी स्कूल में तो मैम आपके साथ डिस्कस करती है, एक चर्चा का विषय है कि बच्चों के साथ अपने डिस्कस करना है कि आपकी कोई ऐसी पास्ट मेमोरीज है क्या जो आपको गुड फीलिंग देती है, या कोई बैड फीलिंग वाली मेमोरी हो तो आप उसको रिकॉल करो, उसको शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, तो जिससे कि आपकी माइंड की ग्रोथ हो, कि आपकी थिंकिंग पावर बढ़े। बेटा मेन चीज़ होती है कि आप जैसे जैसे बड़ी क्लास में जाते हो तो आपकी थिंकिंग पावर बढ़नी चाहिए, ना कि ये टेपने वाली कि हाँ चैप्टर हो गया, हमने क्वेश्चन आंसर लर्न कर लिए, मम्मा को सुना दिए, मैम को टेस्ट दे दिया, इससे कोई बात नहीं बनने वाली। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज सब्जेक्ट है कि आपने अपने थॉट्स अराइज करने हैं। अभी क्या होता है, फर्स्टली आपके माइंड में हर एक चीज़ हिंदी में आती है, फिर आप उसको इंग्लिश में चेंज करते हो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा काम। आपको थॉट्स ही इंग्लिश में आने चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए बेटा, प्रैक्टिस, कि आप अपने आप से क्वेश्चन को समझो और उसको इंग्लिश में सोचो आंसर, और उसको आंसर को लिखो, और कॉन्फिडेंस रहो
रखो कि अपने ऊपर कि हमने जो आंसर दिया वो हमारा ठीक है, हम मैम के आंसर से मैच करें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर हम कहीं अटकते हैं किसी क्वेश्चन में, देखो मैं ये नहीं कह रही कि आपको 100% सारे क्वेश्चन आने ज़रूरी है, लेकिन अगर आपने इसमें से 50% क्वेश्चन अपने आप से कर लिए ना तो आप जीत गए, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस होकर आप हायर लेवल तक 100% तक पहुँचोगे ना, एकदम तो नहीं पहुँच सकते। ये तो देखो अभी धीरे धीरे ग्रोथ होती है हर एक चीज़ की। तो मैं ये कह रही हूँ कि 50% तो एटलीस्ट आप ट्राई करो कि आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दो, और आप दे सकते हो क्योंकि मैंने पोएम को अच्छी तरह से पढ़ाया है, और आप खुद भी पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो खुद आंसर बनाओ, क्रिएट करो, ठीक है, और उसको कॉन्फिडेंस के साथ लिखो। और फिर अगर आपको फिर भी डाउट लग रहा है कि मेरा शायद गलत हो, तो एक बार आप मैम का जो ये है ना, मेरे पास भी है आंसर यहाँ पे, देखो मैं शो कर रही हूँ आपको। तो यहाँ पे आप एक बार मैम का भी पढ़ लो, टेपना नहीं है, आप पढ़ लो और अपने को मैच करके देखो। अगर उसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ लग रही है, इट मीन्स आपका ठीक है। और रही ग्रामेटिकल मिस्टेक की बात, उसको भी भूल जाओ। अगर आपको थॉट्स अराइज करने, आपको सीखना एक्चुअल में इंग्लिश क्या होती है लैंग्वेज सब्जेक्ट, तो आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक पे अभी कोई ध्यान नहीं देना, वो हम बाद में देखेंगे जब हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी ना। तो आपको इतनी देर में ग्रामर के टेंसेस भी आ जाएंगे, सेंटेंस मेकिंग भी आ जाएगी, तो आप खुद ही समझ जाओ कि पास्ट की चीज़ों में वाज, वर, हैड, हैव ऐसे यूज़ करना है, और करंट वाली चीज़ों में इज़, एम, आर यूज़ करना है। तो ये वाली चीज़ें आप अभी के लिए छोड़ दो। अभी मैम भी अगर निकालेगी तो उसको इग्नोर मारो कि आपकी गलतियाँ निकल गई, ठीक है। अभी इसमें मैम ने चाहे जो मर्जी लिखा हो, मुझे श्योर है कि मेरा आंसर ठीक है, क्योंकि पोएम में जो कह रहा है वो मेरे आंसर के साथ जा रहा है। अब नेक्स्ट मैं इसके साथ जोड़ूंगी डिस्कस इन क्लास में कि वी फील सो नाइस व्हेन वी थिंक। अभी मैं आप दोनों को बता रही हूँ, सबको बता रही हूँ, मेरे बच्चों को बता रही हूँ, तो इसीलिए वी का यूज़ किया। वैसे आप अगर लिखोगे तो आई का यूज़ प्रेफर करना, मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, बाकी वी और आई दोनों लिख सकते हो। वी फील सो नाइस व्हेन वी थिंक अबाउट देम। I recall that incident when my grandmother had told me a story of a fairy. अब मैंने ये अपने पास से लिया इंसिडेंस। इंसिडेंस मतलब कोई ऐसी घटना जो पीछे घटित हुई है, जो पहले कभी हो चुकी है, जो आपकी मेमोरी में टक्ड है, हिडन है, क्योंकि वो गुड मेमोरी थी। तो इसमें आप ले सकते हो आई रिकॉल दैट इंसिडेंट व्हेन आई फर्स्ट वॉक माई फुट ऑन द फ्लोर from the lap of my mother, or I recall that incident when I firstly took my bicycle and I just starting gearing my bicycle and I enjoying this very much. So this is the lovely moment I never forget. Okay, you just take a note for that memories which you love the most. Okay, अब है इसका एप्रिसिएशन वाला ग्रामेटिकल पार्ट है, ये ग्रामर पार्ट, तो हम इसको भी करेंगे। इसमें फर्स्ट है पिक आउट द पेयर्स ऑफ द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। पोएम में राइमिंग वर्ड्स जैसे कि सेट, वेट, गो, सो, ओके, माइंड, फाइंड, ओके, इस तरह के वर्ड आपने लेने हैं। ये तो सो सिंपल है, आप मैम का देखो या इसमें से करो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप कुछ चीज़ें मैं बोल रही थी आपको कि आपको कुछ एज इट इज़ मैम की देख के करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीख रहे हो। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करूँगी कि आप 100% ही एकदम से सीख जाओ। हम कोशिश के साथ आगे बढ़ेंगे ताकि हमें ये ना लगे कि सारा हमें ही करना पड़ रहा है खुद से। तो आप इसको अगर टेप भी लोगे तो इट डजेंट मैटर। इसमें क्या है, अभी देखो मैं आप पोएम में से बता देती हूँ आपको। फर्स्ट है द लिटल थिंग्स दैट हैपन आर टक्ड इनटू योर माइंड एंड कम अगेन टू ग्रीट यू, और मोस्ट ऑफ देम यू विल फाइंड। तो माइंड फाइंड हो गया। सेकेंड स्टेंजा में इन्होंने दिया डोरवेज ऑफ विच कीज दे क्राउड थिंकिंग वी कॉल मेमोरीज। अब देखो कीज एंड मेमोरीज, डोरवेज कीज नहीं बनता। अब वाई एस पे मत जाना आप, राइमिंग मतलब रिदम बनना चाहिए। डोरवेज कीज नहीं, ईज आना चाहिए पीछे। अब कीज मेमोरीज, ठीक है, ईज आ गया, तो ये भी हो गया। फिर है एक हमारा रव लव, आ गया रव लव, तो एक ये हो जाएगा हमारा। अब इसमें एक नहीं दिया हुआ है, मैं वो भी कराऊंगी आपको। एक है लॉस्ट मोस्ट, अभी इसमें दिया हुआ ना लॉस्ट मोस्ट, मोस्ट सबसे ऊपर दिया हुआ है पहले स्टेंजे में लास्ट लाइन, और लोस्ट दिया हुआ है हमारा काफ़ी नीचे दिया हुआ है। ये लोस्ट हमारा कहाँ गया, हाँ ये थर्ड स्टेंजा में लास्ट सेकंड लाइन है, सो लोस्ट द कीज ग्रो रस्टी, तो हम इसको भी लेंगे
लॉस्ट मोस्ट। ओके, और नेक्स्ट फिर हमारा बस बाकी हमारा हो ही गया है, बाकी कुछ रह गया हो तो देख लेना बेटा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। फिर है हमारा नेक्स्ट बी पार्ट। दिस पोएम क्रिएट्स रिच विजुअल इमेजेस ऑफ हाउ मेमोरीज आर स्टोर्ड, दिस इज नोन एज इमेजरी, डिस्क्राइब ए फ्यू ऑफ द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड। अब देखो ये जो पोएम है ना, एक हमें रिच यानी बहुत बढ़िया विजुअल इमेज देते हैं। विजुअल होता है एक तरह से हमारे को जो चीज़ अब प्रेजेंट नहीं है उसका एकदम सामने हमारे आंखों के सामने साइट करना, उसको दिखाना, उसको जैसे चित्र वर्णन होता है ना, ऐसे हमारे सामने एक परछाई सी बन जाती है, शेडोज सी आ जाती है उस इंसिडेंस की, उस घटना की जो पीछे टाइम में हुई है। तो हमारे को वो विजुलाइज करना, शो ऑफ करना उस चीज़ का, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ विजुलाइज होता है, उसको इमेजरी कहते हैं हम इस प्रोसेस को। रिच मतलब बहुत बढ़िया वाली क्वालिटी, गुड क्वालिटी वाली विजुअल इमेज पर बेस्ड है ये पोएम। अब उसने कहा है ऐसी कुछ इमेजेस आप भी डिस्क्राइब करो जो आपके माइंड में आ रही है। मान लो कि आप जब सैंड में घर बना रहे थे, जब आपकी दादी आपको स्टोरी सुना रही थी, जब आप पप्पी के साथ खेल रहे थे, तो वह एक ऐसा इंसिडेंस होता है जो आंखों के सामने तुरंत आ जाता है, जबकि उसको कई साल हो गए पहले हुआ था वो, ठीक है। तो अब इसी पे बेस्ड है विजुअल इमेजरी इज कनेक्टेड टू साइट। विजुअल जहाँ भी इस्तेमाल होगा उसका मतलब है एक ऐसा दृश्य जो हमारी नज़रों के सामने आ जाता है, साइट देखना, आंखों से रिलेटेड, ठीक है। अभी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं 5, आपको पता है साइंस में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, क्या होता है? आइज, नोज, टंग, टच, स्किन, ईयर। टंग, स्किन और टच तो एक ही होती है, ईयर तो 5 होती है। उसमें से विजुअल को इन्होंने साइट के साथ जोड़ा है कि जो हमें दिख रही है साइट है, जो हमें सुनाई दे रही है साउंड है, जो हमें टच हो रही है वो स्किन है, ठीक है। स्मेल, स्मेल नोज से है, ओके, और टेस्ट जो है वो टंग से है। तो ये इसने सेंस के साथ जोड़ दिया। अब इसमें से आपको बताना है, आपने अलग अलग करना है कि भाई कौन सी किस सेंस को टच करेगी, किस सेंस से रिलेटेड है। अभी फर्स्ट देखो, द थंडर ग्रॉल्ड एंड रम्बल्ड इन द डार्क स्टॉर्मी नाइट। अब आसमान में जब एकदम काले काले बादल छा जाते हैं, थंडर यानी थंडरिंग, कड़कड़ाहट की बिजली की, लाइटनिंग की आवाज़ आती है, तो आपको वो किससे, सबसे पहले आप किस चीज़ को कंसीडर करते हो? देखने की, उससे कि आप देख रहे हो आसमान में, लेकिन इतना डार्क होता है वो तो दिखता भी नहीं अच्छे से। सबसे पहले आपके ईयर उसको हियर करते हैं, साउंड आता है, एकदम से आप कांप जाते हो, डर जाते हो। तो इसको हम कहेंगे द थंडर। जो भी हमारा थंडर आसमान में आ रहा है, लाइटें गड़गड़ा रही है, चमकीली लाइट आ रही है, तो वो हमारी हियरिंग से पहले हमें पता लगता है। फिर है शी डग हर फिंगर्स इनटू अ सक ऑफ ग्रेन्स। उसने अपनी जो फिंगर है वो उसमें डाली, किसमें? ग्रेन्स, सैक ऑफ ग्रेन्स होता है, एक पैक ऑफ ग्रेन्स, जो गेहूं के कट्टे होते हैं हमारे, जैसे घर में अगर अनाज आता है, कुछ भी चावल मान लो आप, ग्रेन्स वैसे गेहूं होता है, कुछ भी पॉलीथीन में आता है, तो उसमें अगर हम फिंगर डाल लें तो वो टच से होगी ना, उसमें आंखों से देखना, कानों से सुनना का कुछ नहीं है, वो फील वाली चीज़ है टच, तो उसको टच से जोड़ देंगे। फिर थर्ड है, हैव यू एवर स्मेल्ड अ बुक? आपने स्मेल्ड की है बुक को? अब इसमें देखो बुक को देखने वाली बात आ रही है, लेकिन हमने इसमें को स्मेल्ड यानी कि खुशबू से जोड़ना है, तो ये हमारी स्मेल से आ जाएगी। अब इसमें ये मत देखना कि बुक को तो हम देखते हैं जी, और ग्रेन्स को भी हम खाते हैं, तो टच नहीं। आपने उस पूरे इंसिडेंस को अच्छे से रीड करना है, फिर उसमें देखना है कि किस वर्ड का यूज़ किया गया है आपको बताने के लिए कि कौन सी सेंस को यहाँ पे आपने लगाना है, ठीक है। हैव यू एवर स्मेल्ड, तो स्मेल्ड का सीधा ही स्मेल से, ठीक है, देखने से इसको कोई मतलब नहीं। फिर नेक्स्ट लास्ट है, इट वॉज द टंगिएस्ट एंड हॉटेस्ट डिश ही हैड एवर ईटन। अब ईटन है, खाने की चीज़ है, तो जाहिर सी बात है टेस्ट से होगी, तो इसको टेस्ट से अलग कर देंगे। ओके ओके, अब ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। बाकी मैम ने एक क्वेश्चन गलत कराया हुआ है इसमें, मैंने मैम से क्यूरी डाली है, देखते हैं मैम इसमें क्या कहती है। जो सी पार्ट है ना उसका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्स टू द मेमोरीज दैट रब। अब इसमें मैम ने लिखा हुआ है कि हम उनको मेक अस फील लव्ड, द मेमोरीज दैट स्टे विद अस मेक अस फील लव्ड, लेकिन लव तो नहीं आ सकता ना, डव का मतलब तो फेड अवे है,
वेंडर ऑफ है, तो ये तो यहाँ पे फॉरगेट हो जाने वाली है, ना कि लव हो जाने वाली। तो ये वाला मेरे हिसाब से बिल्कुल मेरा ठीक है, मैम का रॉन्ग है, क्योंकि मैम ने कहीं ना कहीं से लिया हुआ है ये आंसर। कई बार बुक में भी मिस प्रिंट हो जाता है यार, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अब आप इस चैप्टर को करना, और ये बहुत अच्छा इजी चैप्टर है, अच्छे से ध्यान से करना। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, बाय।